करुणा और सब्र की मिसाल है वो। अपनों पर बन आए तो अपनों के लिए लोहे की ढाल है वो। ऐसी ही लोहे से बनी कुछ स्त्रियों से आपको मिलाने और रूबरू कराने का मंच है ये। वेलकम टू स्त्री शक्ति। लोहे के इरादे, स्त्री का साहस, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री की ताकत, लोहे के इरादे, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति को सलाम करती है। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। हम में से हर एक इंसान पहली बार चलना अपने माता पिता की उंगली पकड़कर सीखता है, पर जब हमारे माता पिता को उनकी जीवन संध्या में हमारी उंगली की जरूरत होती है तो हम में से कई अपनी उंगली तो क्या, अपना पूरा हाथ ही झटक लेते हैं। जब माँ बाप को हमारा सहारा चाहिए होता है, अपनी आंखों में हमारी रोशनी चाहिए होती है, तो हम में से कई उनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं। जिनके सहारे जीना सीखा था उन्हीं को मौत की ओर धकेल देते हैं। वो बहू थी पर बेटी से बढ़कर फर्ज निभाया है। अपनी सास को सास नहीं माँ बनाकर गले से लगाया है। सास बहू की नहीं बनती इस मिथ्या को झुठलाती और सास बहू के रिश्ते को नए मायने देने वाली है हमारी आज की स्त्री शक्ति। तो दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी आज की स्त्री शक्ति शिल्पा चंदावरकर का। नमस्ते, स्वागत है आपका। जी शिल्पा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज स्त्री शक्ति बनकर आप हमारे स्त्री शक्ति के मंच पर आई हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपकी शादी कब हुई, किस परिवार में हुई? मेरी शादी 20 साल पहले हुई जी। मैं गुजराती हूँ जी। मेरी शादी कोंकणी परिवार में हुई। मेरे सास और ससुर थे जी। और मेरे जेठ और उनकी फैमिली ऑलरेडी यूएस में रहते थे। मेरे ससुर जी को पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तो वो करीबन 9 साल बेड रिडन थे और मेरी सास उनकी देखभाल करती थी। शादी के बाद 3 महीने में मेरे ससुर चल बसे। उसके बाद हम बस 3 ही थे घर में, मेरी सास और हम दोनों। आपकी सास भी बीमार पड़ गई थी, तो वो कब हुआ? वो बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर्ड, डोमिनेटिंग, अपना सब काम खुद करती थी, घूमने फिरने का शौक रखती थी, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। फिर धीरे धीरे हमें लगने लगा कि कुछ उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, गुस्सा हो रही है, चिढ़ रही हैं। फिर धीरे धीरे लगने लगा भूल जाती है, हमारे नाम भूल जाती हैं, फ़ोन नंबर्स भूल जाती हैं। जब मैं काम से आती थी तो ज़्यादातर हम दोनों साथ ही आते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम एक साथ काम करते हैं। तो पहले वो मुझे पूछती थी गौरिश कब आएगा, अगर वो मेरे साथ नहीं आए तो। फिर धीरे धीरे मेरा बेटा क्यों नहीं आया, अपने बच्चे का नाम भूल जाना। तो मुझे थोड़ा, मतलब वो पहले मेड का नाम भूल जाती थी, आसपास पड़ोसी का नाम भूल जाती थी, तो मुझे लगता था ये ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारी चीजें सिर्फ आपको ही दिख रही थी या आपके हस्बैंड को भी दिख रही थी? मेरे हस्बैंड को भी दिख रही थी, बट शायद उन्हें एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, या फिर वो बोलते थे कि मतलब वो दिन भर कुछ नहीं करती तो उन्हें कुछ और काम करना चाहिए, उनका मन कोई और चीज़ में लगा रहना चाहिए। मतलब क्यों वो चिढ़ जाती थी, जब भी गलतियाँ होती थी तो गुस्सा होती थी तो वो सारा मुझ पे ही निकलता था। जी। तो उनको सबको लगने लगा धीरे धीरे कि मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, प्रॉब्लम कोई इतनी बड़ी नहीं है। पर मेरे जेठ डॉक्टर हैं यूएस में, उनसे मैं बात करती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू फील कि मेडिकली वो शायद ज़्यादा समझ लेंगे। वो एक बार आए भी थे, इंडिया जब आए थे तब हमने मम्मी के टेस्ट भी करवाए थे, एमआरआई करवाया था, उसमें थोड़ा सा ब्रेन डिजेनरेशन भी दिखाई दिया। बट अगेन सब बोलते थे योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उनको सुडोकू करवाइए, पजल्स करवाइए, बिजी रखिए ताकि ब्रेन वर्किंग रहे। 1-2 डॉक्टर्स ने ये भी बोला था कि थोड़ा पेशेंटली उनसे बात कीजिए, 2-4 इंस्ट्रक्शंस एक साथ मत दीजिए, ये भी करो वो भी करो, वो शायद समझ नहीं पाएंगी। तो कब वो टर्निंग पॉइंट आया जब आपको लगा कि अब मुझे एक कदम उठाना पड़ेगा और सीरियसली देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या हुआ, मेरे चाचा एक एक्सीडेंट में गुजर गए सडनली, और मुझे 3-4 दिन अपनी माँ के घर, अपने मायके रहना पड़ा। वो उस वक्त मेरे पति को घर पे अपनी माँ के साथ रहना पड़ा।
तब मेरे पति को समझ में आया कि मैं जो बोल रही हूँ दिन भर के ये जो छोटे 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 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सच में इतने छोटे नहीं हैं या इतना नॉर्मल सा बिहेवियर नहीं है। तो जब उन्हें 4 दिन अपनी माँ के साथ अकेले रहना पड़ा, उसके बाद मतलब ही स्टार्टेड बिलीविंग मी। तब हमने फिर से न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, तब हमने साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलिंग के लिए घर पे आती थी हफ्ते में 3 बार, मम्मी के साथ बैठ के अलग अलग एक्टिविटीज़ करती थी, क्योंकि तब तक उन्हें लिखना, पढ़ना, टीवी के चैनल्स बदलना, फ़ोन नंबर्स भी डायल करना, वो सब कुछ भूल गई थी, वो कर नहीं पा रही थी। तो उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती थी। कभी कभी बिना कपड़े के बाहर आ जाती थी कपड़े पहने। पर ये सारा जब होने लगा तो गैस चालू करने का डर लगता था, तो वी फेल्ट कि उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर वो फुल टाइम सुबह 8 से रात को 8 वाली मेड रखते थे। लेकिन 3-4 मेड्स हो गए, पर वो झगड़ा करती थी उनके साथ, उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता था। फिर वही वाली बात, वो मुझे मारती है, उसे मेरे कंगन चाहिए, उसे मेरे पैसे चाहिए। अब हमें हमेशा डर रहता था कि अगर वो सच बोल रही है मम्मी, तो फिर हाउ सेफ इज़ इट कि हम उनको अकेला छोड़ दें घर में। अब आप इतना समझ रही थी अपनी सास को, और सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ आप ही सोचती थी, तो क्या ये आपके हस्बैंड ने नोटिस किया और आपको कहा, आपकी प्रशंसा की इस बारे में? डायरेक्टली नहीं, बट हाँ वो समझते हैं, आई नो समझते हैं। यू नो समझते हैं। शिल्पा, एक टर्निंग पॉइंट आया जब आपने एक डिसीजन लिया अपने परिवार के खिलाफ। वो डिसीजन क्या था? मुझे ऐसे लगने लगा कि मम्मी इतनी दुखी है हमारे साथ, बात नहीं कर पा रही है, ना हमसे बात कर पा रही है, ना हम उनसे बात कर पा रहे हैं। मुझे ऐसे लगा, और मैंने अगेन इंटरनेट पे काफ़ी सारा पढ़ा था, अगर वो 24 घंटे कोई उनके साथ हो, उनके जैसे लोग उनके साथ हो, उनकी उम्र के लोग उनके साथ हो, और वो खुश रहे। मतलब अब तक मैं समझ चुकी थी कि ये बीमारी ठीक तो होने वाली है नहीं, तो बच्चे की तरह उनको संभालना था। या तो मैं घर पे रह जाऊं काम सब छोड़ के, या तो फिर ऐसा कोई स्टेप ले जहाँ पे उनकी देखभाल ज़्यादा अच्छे से हो। कभी आपको और आपके हस्बैंड को ऐसा लगा, थोड़ा गिल्टी फील हुआ बहुत कि हम अपनी माँ को उनके घर से निकाल कर एक दूसरी जगह? अभी मम्मी वहाँ 6 महीने से हैं। मुझे लगता है कि ये 6 महीने पिछले 2 साल से भी वर्स्ट थे मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत खाने को दौड़ता है कि, और एक्चुअली मम्मी वहाँ बहुत खुश हैं। मैं जाती हूँ हर हफ्ते 10 दिन उनको एक बार तो मिलने जाती हूँ। हंसती हैं, बोलती हैं, मुझे नहीं पहचानती। तू मेरी है, तू बहुत अच्छी है, वो बोल देती है, लेकिन मेरा नाम शिल्पा है, मैं उनकी बहू हूँ, ये नहीं पहचानती। तो वहाँ पर जो आसपास लोग हैं, हाँ, वो मुझे उन सबको पहचानती है? पहचानती है, मतलब उन्हें पता है कि ये मेरे साथ रहते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, ऐसे बोलती है। वो बहुत अच्छी है। मतलब अब उनका माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव हो गया है। हमने उन्हें 2 साल से घर में हंसते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब वहाँ हंसती है, पार्टिसिपेट करती हैं सारे एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर उनका दिनचर्या कैसा होता है? बड़ा डिसिप्लिन सा है, पर कर लेती हैं सब। सुबह उठने के बाद चाय नाश्ता होता है, नहाने धोने में मदद करती हैं जो केयर गिवर्स हैं वहाँ पे। फिर ब्रेकफास्ट सारे इकट्ठा करते हैं, 8-9 जन हैं वहाँ पे, तो सारे एक साथ खाना खाते हैं। तो ये बहुत उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे घर में बच्चे 6 बजे 6:30 बजे नाश्ता करके निकलते हैं, मेरे पति 7 बजे निकलते हैं, मैं 8 बजे। तो उनको भी कन्फ्यूजन हो जाता था कि खाना कब है, और हर बार उन्हें लगता था मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो एक साथ बैठ के खाते हैं वो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। तो वो रूटीन अच्छा है? रूटीन अच्छा है। उसके बाद प्रेयर्स होते हैं, योगा होता है, फिर थोड़ा सा गेम्स खेलते हैं बॉल के साथ वगैरह। लंच करते हैं, लंच के बाद आराम करते हैं कंपलसरी 1-1.5 घंटा सब, और इतना क्वाइट रहता है ना, तो फिर वो खुद भी शांत होके लेटी रहती है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अभी आपको जो डिसीजन आपने लिया अपने पति के साथ, तो वो अब आपको लगता है कि मेरा राइट डिसीजन था? हाँ, अब लग रहा है। उन्हें हंसते हुए देखती हूँ तो लगता है कि ये राइट था। ये बीमारी बहुत बुरी है, भगवान करे किसी को ना हो, बट अगर ये हुई है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू डील विद इट। और एक चीज़ मुझे बताइए, आपके बच्चे
उनका व्यवहार अब उनके प्रति क्या, वो जाते हैं उनको मिलने? मेरी बेटी बहुत अटैच्ड है दादी से, जी। तो वो सामने से मन करती है दादी को मिलना है, मेरे साथ आ जाती है। एक दो बार थोड़ा धक्का सा बैठ गया था जब मम्मी ने उन्हें पहचाना नहीं, बट एक्सेप्ट कर चुके हैं वो। मैंने एक्चुअली खुद एक कोर्स किया है डिमेंशिया काउंसलिंग में, तो जब मैं वो पढ़ती थी तब मैं बच्चों को भी समझाती थी कि दादी का ये प्रॉब्लम है, ऐसे हुआ है, इसलिए वो ऐसे बिहेव करती हैं। कि ढलती शाम के आगे घंघोर अंधेरा होता है, लेकिन उसी अंधेरे से गुजरकर सवेरा भी तो आता है। ऐसा ही एक सवेरा लाने की जिम्मेदारी उठा रखी है इस संस्था ने। आइए देखते हैं। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के किस्से तो हम रोज ही सुनते हैं, पर मुंबई में एक ऐसा आशियाना है जहां अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से पीड़ित कई बुजुर्ग रहते हैं, कुछ अपनी मर्जी से और कुछ अपने बच्चों की मर्जी से। पर यहाँ दुर्व्यवहार नहीं, बुजुर्गों को खुशियाँ, सम्मान और संवेदना की भावना भरपूर मात्रा में मिलती है। सिल्वर इनिंग ये जो संस्था है, इनका ये प्रोजेक्ट A1 स्नेहांजलि है। इसमें खाली हम लोग डिमेंशिया और अल्जाइमर में जो सफ़र कर रहे हैं ऐसे रेसिडेंट्स फिलहाल हमारे पास है। आज हमारे साथ 10 रेसिडेंट्स जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसी अनोखी स्थापना है जहां बसता है एक परिवार, एक घर जो अब उनके निवासियों के लिए अपने घर से अलग नहीं है, जहां सबका दिन रात ध्यान रखा जाता है, कई प्रकार की गतिविधियों से मन लगाया जाता है और एक सामान्य तौर से जिंदगी जी जाती है। और सिर्फ यही नहीं, त्योहार, पिकनिक और जन्मदिन भी A1 स्नेहांजलि खूब धूमधाम से मनाते हैं। हर एक सदस्य का इतना ध्यान रखा जाता है कि अक्सर वो अपने घर जाने पर जिद करते हैं कि उन्हें तुरंत A1 स्नेहांजलि ले जाया जाए, क्योंकि उन्हें वहाँ की खूब याद आती है। वो बच्चे के घर जाते हैं, लेकिन जाने के बाद उनको फिर से इधर आने को मांगता है, क्योंकि उनको हमारा सब A1 स्नेहांजलि का परिवार है, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग घर जाते तो हम लोग भी बहुत उनको मीन्स ये करते हैं कि वो नहीं जाए, हमारे साथ रहे। हम भी जब घर जाते शाम को, तभी भी उनको भी लगता है कि नहीं हमारे साथ रहे। तो ये सब परिवार हमारा A1 स्नेहांजलि का परिवार है ना, तो हमको भी अच्छा लगता है, उनको भी यहाँ अच्छा लगता है। ये छोटा सा घर जहां अब सिर्फ खुशी और हंसी की आवाजें गूंजती हैं, वहां का ये निराला परिवार अब एक दूसरे का सहारा बन चुका है। एक ऐसा जहां चिंता या तनाव की कोई जगह नहीं और बसता है तो सिर्फ प्यार, आनंद और सुख का माहौल। हमारे देश को ऐसी संस्थाओं की बड़ी तादाद में जरूरत है और उम्मीद है कि बुजुर्गों को भी सम्मान से जीने का हक मिलेगा। दोस्तों, शिल्पा जी के साथ हमारी बात जारी रहेगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम बुलाएंगे 2 विशेषज्ञों को। स्त्री शक्ति